बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बरतानिया में प्रोग्राम हुआ शहीद अरशद शरीफ की याद में। मैं तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने याद रखा हमारे प्यारे साथी शहीद अरशद शरीफ को। इस साल 23 अक्टूबर को उनकी बरसी है। इस दिन उन्हें शहीद किया गया था कीनिया में और इस हवाले से एक प्रोग्राम हुआ एतवार वाले दिन। कल इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम लोग लंदन गए, वहाँ जाके हमने प्रोग्राम किया। मैं भी इसमें मेहमान था, साबिर शाकिर भाई भी थे। शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से भी एक ऑडियो पैगाम आया था, वो भी सुनाया गया। शहीद अरशद शरीफ की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई गई। कुछ उनके दोस्त हैं, आमिर मतीन साहब, दीगर कुछ और दोस्त हैं, अमीर अब्बास साहब, सिद्दीक जान साहब, दीगर और सहाफ़ी भी थे। तो इन तमाम ने वहाँ बातचीत की और साबिर शाकिर भाई ने बड़ी तफसीली बातचीत की केस के हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ना हम भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे। ये एक ऐसा केस है कि जो तारीख़ में ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसके मुद्दई हम तमाम सहाफ़ी हैं। आज कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। जो नहीं बोल पा रहे उनके दिल में भी दुख है और कल वो ये सब आवाज़ उठाएंगे। ये जिन लोगों ने जुल्म किया है वो हमेशा इन सीटों के साथ चिपके नहीं रहेंगे। हम उन्हें कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। जब ये मतला साफ़ होगा तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी सिर्फ इंतज़ार हम ये करते हैं कि जो बातें हम करके आए, जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने कौन से मज़ीद टाउट्स और असासे लॉन्च करती है ताकि वो बेनकाब हों और हमें पता चले कि कौन कौन आजकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए टाउटगिरी का काम कर रहा है। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों में से मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन अब इसका जवाब देने के लिए लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था। ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी इस उम्र में आके बंदा कम से कम ये कर लेता ना कि मेरी उम्र की शर्म हो जाए। यानी शर्मिंदा भी नहीं होते। बहुत अजीब किस्म की डिटाई है। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार से इलेक्शन हार गए थे और जनरल बाजवा से कह के इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए थे बगैर इंतखाबी निशान के, और इनकी हार अनाउंस भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए थे। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क की दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमारा तो काम हो गया, काम बन गया, कमाल काम हो गया, हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई, और कामयाबी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इमरान खान समझा रहा था। इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, उस पॉलिसी के ऊपर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सियासी लोगों को आगे लेकर आएँ, कबायली जरिए से बातचीत करें। ये मामला हल की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान को देखें, पहले तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक नुक्ता नज़री अलग था ना। जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफगानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए आका क्या करना है, तो ट्रंप ने फैसला करना था जो भी करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो कम हो रहा है। वहाँ पर तारीखी नौयत के बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। इतने बड़े एहतजाज पहले अमरीकी सदूर के खिलाफ हमने नहीं देखे। एहतजाज होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज एहतजाज, बहुत बड़ी कंपेन बन गई है। नो किंग्स मूवमेंट, कि कोई बादशाहत नहीं है, ये मूवमेंट चल रही है वहाँ पे अमेरिका में, ट्रंप के खिलाफ चल रही है। और ट्रंप ने लोगों को चिढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो लगा दी। वो लोग और चिढ़ गए। को कहा जा रहा है कि 70 लाख लोग बाहर आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा आ गए, और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहाँ पर मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियाँ होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता उनके घरों से, ना ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया वहाँ पे, ना गोलियाँ चलाई गई। भैया अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फ़ोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फ़ोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़ब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन। लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती है मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का खतरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ, और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे खतरे का सामना करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान ने फ़ौरन कोशिश की
कतर को बीच में डाला और फिर हमारा एक सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। अब सीज़ फायर का मुआहदा तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ख़बर यह है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एक जारी किया था एलामिया, कतर से जारी हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में वर्ड बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे उस लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अफ़गानियों का ये मानना है चाहे वो तालिबान है चाहे वो तालिबान नहीं है। अब ये आप नहीं कह सकते कि तालिबान की ये सोच है, नहीं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की सोच है और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच बाद वक़्त होती है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक़ है। दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं, कबाइल रहते हैं, यानी आधा गाँव जो है वो अफ़गानिस्तान में, आधा गाँव पाकिस्तान में है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग आपस में ना मिलें। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और उनके कहने के ऊपर जो है वो ये कर दिया कतर ने कि लफ्ज़ बॉर्डर ख़त्म कर दिया। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ कोई नहीं किया, खामोशी। देखिए, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, या सऊदी अरब कुछ करे, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब तो कोई इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान नॉर्मली कोशिश करता है कि इनके साथ पंगा ना ले, क्योंकि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ देरीना और बड़े अच्छे मरासिम होते हैं, ये कारोबार भी यहीं पर जाकर करते हैं, मामलात भी अपने इन्हीं के सामने हमेशा रखते हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन पाकिस्तान में, मुझे आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी और बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मई में जो एक लड़ाई हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया के तैयारे गिर गए थे, मियां नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब स्टेटमेंट जारी किया वो मई वाले इंसिडेंट का। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग मई में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के मिड में आके, बल्कि मिड के भी बाद, मियां नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की तो लड़ाई लगी थी, और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मियां साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। क्या बात है मियां साहब की। मियां साहब आप सिर्फ 6 महीने लेट है, 5 महीने, लेकिन आपने स्टेटमेंट कमाल दिया। लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि लड़ाई हो रही है, यानी आपको बताया नहीं किसी ने मियां साहब कि लड़ाई तो गुजर गई है, तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मियां साहब आप वही है ना जिन्होंने मोदी साहब को अपने घर शादी पे बुला लिया बगैर वीज़े के, बाकी लोगों के साथ बहुत सारे लोग और भी आ गए थे। आप वही है ना जिनकी दिलचस्पी कश्मीरी क़यादत से मिलने से ज़्यादा भारतीय कारोबारी हजरात से मिलने में रहती है। मियां साहब आप वही है ना जो साड़ियाँ और आमों के तोहफे भिजवाते हैं और वो वहाँ से आपको इल्ज़ामात भिजवाते हैं, वही है ना मियां साहब आप। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमला तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी ने किया था ऑपरेशन सिंदूर, और अनाउंस करके किया था, उस वक्त आप बोले नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोले, और जब लड़ाई खत्म हो गई, लोग भूल भाल गए, तो मियां साहब का स्टेटमेंट आ गया कि मैली आंख से नहीं देखने देंगे। भाई कौन देख रहा है मैली आंख से? अफगान हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए, अब तो कोई नहीं देख रहा। इंडिया ने आपको जब मैली आंख से देखा था तो आपका ट्विटर बिल्कुल खामोश रहा और कई महीने तक खामोश रहा, और अब जाके मियां साहब का लगता है ट्विटर स्लो है, या मियां साहब का अपना ही कोई सिस्टम स्लो है कि मियां साहब को महीने लग जाते हैं बात को समझने में। जब पाकिस्तान वापस आने का वक्त था मियां साहब आए नहीं, और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो मियां साहब पाकिस्तान आ गए। फिर मियां साहब वज़ीर आज़म बन नहीं सके, उस बात का भी उन्हें बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी मुसीबत और पड़ी हुई, ये जो सुहेल अफरीदी है ना, एक तो ये हाथ नहीं आ रहा, इसने अब जो एक्टिविटी की है ना कि जरगा बुलाएंगे, और एक बड़ा जरगा बुलाएंगे कबायली इलाकों का, सरदारों का, माहिदीन का, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही। इससे पहले जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रॉब्लम हो गया था गंडापुर के दौर में कि उन्होंने बहुत प्रेशर बना लिया था। गंडापुर के साथ, तवातर के साथ मुलाकातें की गई थी। फिर हमने देखा वहाँ पे एक पुलिस का ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद थी, और फिर वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जामहक भी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ गया था, बाद में फायर फाइटिंग के लिए गंडापुर को भेजा भी गया था। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एक तो जरगा कामयाब ना हो, और अगर हो जाए तो उसके मुतालबा दब जाए मुख्तलिफ खबरों के अंदर। अब दोबारा जरगा बुलाया जा रहा है, और बड़ा जरगा बुलाया जा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट को खलबली मच गई, परेशानी हो गई कि ये जरगा जो है रिपोर्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा, रोला पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको खुद कर रही है, तो वो सिस्टम से भी इसको सपोर्ट लेकर देगी। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हर लिहाज से इस जरगे की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा, और उन्हें ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जरगा है और दुश्मन इसे सबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। जो दहशतगर्द है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसमें जो है वो कोशिश की जाए कि ऐसा कुछ ना हो। नाज़रीन, इसराइल ने अमली तौर पर जो जंगबंदी है वो ख़त्म कर दी। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, खबरें आ गई पूरी दुनिया से।
खबरें आ गई हैं कि इसराइल ने मुहासरा बहाल कर लिया। इमदादी जो सरगर्मियाँ हो रही थी, जो फ़लस्तीनियों के लिए खाना आ रहा था, पानी आ रहा था, दवाइयाँ आ रही थी, इमदाद आ रही थी, वो सारा सिलसिला भी इसराइल ने रोक दिया है और बमबारी भी शुरू कर दिया है। हमास का स्टेटमेंट भी आ गया, एक इसराइली वजीर का स्टेटमेंट भी आ गया। वज़ीर दिफा जो है इसराइल का, उसने हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे डाला है। 20 मुकामात पर फ़िज़ाई हमले इसराइल ने किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, 20 मुकामात पे। और ये भी जंगबंदी है जिसके ऊपर पाकिस्तान दस्तखत करके इतरा रहा है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब कहते हैं जनाब कि ये तो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को क्रेडिट चाहता है, इनके खाते में डालते हैं। तो और ये कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट चाहता है। ये उन सारों को क्रेडिट चाहता है जो बमबारी हो रही है, जो इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल हमास ने क्या कहा, मेरे ख्याल में पहले वो सुन ले। हमास ने कहा कि हमने मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। काबिज़ इसराइल ने पहले दिन से मुआहदा तोड़ा है और आम शहरियों पर हमले किए, इमदाद रोकी है, ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया, शहदा की लाशों की बेहुरमती की है, तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। ये जनाब हमास का स्टेटमेंट है। RTE उर्दू के ऊपर ये स्टेटमेंट छपा है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रहा था और ये इसराइली टेलीविज़न है जिसके ऊपर ये इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि उसमें जो अबरानी ज़बान है वो लिखी हुई है, जो वो इसराइली बोलते हैं, और वो उसी तरह उसका रस्मुल ख़त भी अलग है। इसमें जो है ना, वो एक बिन गवीर उनका एक वज़ीर है, वो ये कहता है कि अब जबकि हमें यरगमाली वापस मिल गए हैं, यानी जो हमारे लोग हमास की कैद में थे, जब हमें वो सारे वापस मिल गए हैं, हमें दोबारा जंग में वापस आना चाहिए और गज़ा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये जनाब इसराइली वज़ीर कह रहा है। और इसके ऊपर अभी तक ना अमेरिका की कोई मजम्मत आई, ना पाकिस्तान की कोई मजम्मत आई, और लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले नहीं रुक रहे जो किए जा रहे हैं लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर। तो अब पाकिस्तान में जो ताशे बजाने वाले लोग थे वो जवाब देना। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब तो मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांट रहे थे। मैंने उनको बताया था कि सर मस्जिद अक्सा में आप अपनी मर्ज़ी से नमाज अदा नहीं कर सकते, तो आप मिठाइयाँ कैसे बांटेंगे? ये सिर्फ एक माहौल बनाया गया था अपने यरगमाली वापस लेने के लिए। इसराइल को अगर मुसलमान मुल्कों ने पाबंद ना किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव ना डाला तो ये जंगबंदी फिर ख़त्म ही समझें, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई है। इसको अगर दोबारा शुरू करवाना है तो दबाव इन्हें डालना पड़ेगा, वरना मेरी दानिश में चीज़ें वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। नाज़रीन, इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने कहा कि इमरान खान के बकौल वो जानते हैं, यानी इमरान खान ने खुद कहा कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। उन्हें पता है इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी या ये हुकूमत को गिरा देगा वापस आके बाहर। तो ये बात सच है। यानी अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक छोड़ा जाता ना, तो पिछले साल जो वकला ने हमें कैलकुलेशन बताए थे, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो न्यूट्रल वकला भी थे, जो ये केस नहीं लड़ रहे थे, वो भी ये कहते थे, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हक में है या उनके खिलाफ है, वो भी ये कहते थे कि 2024 में कोई बाज़ औक़ात लोग कहते थे अगस्त में, कुछ लोग कहते थे नवंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर उनको जेल में रखने के जवाब ख़त्म हो गए। लेकिन क्योंकि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान के अंदर उसका सिक्का चलेगा, वो निकलेगा और चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। फिर लोग उससे इशारा मांगेंगे करना क्या है। तो इस सूरत हाल में ये रिस्क नहीं ले सकते। ये इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इमरान खान साहब खुद भी जानते हैं। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा, ये कभी नहीं छोड़ेंगे, और छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को रोल प्ले करना पड़ेगा। वरना अगर किसी को लगता है कि ये इमरान खान को वैसे ही छोड़ देंगे, तो जब तक ये मुकम्मल तबाही नहीं फेर देंगे तब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, मोतीउल्लाह जान साहब का एक केस हुआ था, आपको याद होगा, जब 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था, तो कुछ सहाफ़ी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, उनमें एक मोतीउल्लाह जान भी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उन्हें अगवा किया गया, फिर गिरफ्तारी डाल दी गई, मंशियात का मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया। बाद में वजीर शदीद बीच में पड़े, रोला पड़ गया, राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी बड़ी ज़्यादती हुई, हम पुलिस से पूछेंगे। वो पता चला पुलिस ने चालान जमा करा दिया मोतीउल्लाह जान का। पूरे इस्लामाबाद में रोला पड़ा हुआ है, सहाफ़ी रोला डाल रहे हैं, सियासतदान रोला डाल रहे हैं। तो ये रूटीन चीज़ है पाकिस्तान में। अब ज़रा जो इस्लामाबाद के हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ज़रा रोला ज़्यादा डल जाता है। हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, हमारे लिए ज़रा शोर कम मचता है। मेरी अभी थोड़े दिन पहले एक गिरफ्तारी के वारंट निकले हैं और एक ऐसे केस में निकले जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, एक एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैंने 50 मुकदमे मैंने भुगते हैं, लेकिन कभी इस्लामाबाद से ऐसी आवाज़ नहीं उठी। तो इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो बाकी शहरों में या बाकी इलाकों में रहने वाले सहाफ़ी हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए भी वैसी आवाज़ उठाया करें जैसे हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मोतीउल्लाह जान साहब ने हक अदा किया था उस वक्त सहाफ़त का, साकिब बशीर साहब ने भी, और इन लोगों ने पूरा जोर लगाया था, पूरी कोशिश की थी कि हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ। और ये वो वक्त था जब हक़ाइक़ सामने लाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो हाथ खड़े कर गए थे, तो इन लोगों ने ये काम किया था और इसकी पादाश में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी ज़्यादती हुई। अब वो मामला खामोशी से पुलिस ने चालान जमा करवा दिया जाके, अंदाज़ा करें आप। यानी ये इस निज़ाम की हालत है। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसकी मदम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ये सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल ये मुतालबा भी करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने जैसे ही एहतजाज का मूड बनाया, वैसे ही मोहसिन नकवी साहब फूलों का तोहफा लेकर पहुंच गए। फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि फजलुर रहमान साहब की तबीयत बहाल हो चुकी होगी,
क्योंकि फजल रहमान साहब के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है और मैंने बहुत पहले कही थी और मुझे फ़ख्र है कि वो बात आज तक फजल रहमान साहब ने गलत साबित नहीं की कि फजल रहमान साहब खुद स्टेटस को है। फजल रहमान साहब कभी स्टेटस को, अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट या माफियाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो हमेशा उनकी सहूलतकारी करेंगे और उन्होंने अपनी पूरी जो सियासी करियर है उसके अंदर ये बात बार बार साबित की है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक अब एक और पार्टी बन गई है जिसकी खवातीन को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन की गिरफ्तारियां हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उनको हिरासा किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अब इसी लिस्ट के अंदर तहरीक लब्बैक आ गई। अच्छा, तहरीक लब्बैक के बारे में बताऊं, इनकी खवातीन कभी एहतजाज